निशाम धूड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज, चक 5 PLM, श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फाइनल ईयर हिस्ट्री सेकंड भारतीय संस्कृति के मूलाधार, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारतीय समाज और संस्कृति को कालिदास का योगदान। भारतीय समाज व संस्कृति को कालिदास की देन या योगदान। कल हमने संस्कृत के प्रकांड कवि कालिदास जी के प्रारंभिक जीवन परिचय और उनके प्रमुख काव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। कालिदास की प्रमुख रचनाओं में 4 काव्य, 3 नाटक हैं। कल हमने कालिदास की रचनाओं के अंतर्गत ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, इन 4 काव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम कालिदास की प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत कालिदास द्वारा रचित 3 प्रमुख नाटकों, जिनमें विक्रमोर्वशीय, मालविका अग्निमित्रम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक रहा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ कालिदास साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या रही, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार कालिदास के 4 काव्य और 3 नाटक प्रमुख रूप से मिलते हैं। कालिदास द्वारा रचित जो प्रथम नाटक है वह है विक्रमोर्वशीय। तो विक्रमोर्वशीय जो नाटक है, इसका जो मूल स्रोत है वह ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण तथा मत्स्य पुराण में वर्णित पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है। पुरूरवा व उर्वशी की प्रेम कथा इसके अंतर्गत स्पष्ट की गई है। यही पुरूरवा और उर्वशी नाटक के नायक और नायिका भी हैं। पुरूरवा और उर्वशी जो कि विक्रमोर्वशीय नाटक के नायक और नायिका है। पुरूरवा का देवलोक की अप्सरा उर्वशी से प्रेम होना। पुरूरवा का देवलोक की अप्सरा उर्वशी से प्रेम होना। निषीद वन में जाने से उर्वशी का एक लता बन जाना। पुरूरवा का उसके वियोग में पागल होकर इधर उधर भटकना। पुरूरवा का उसके वियोग में पागल होकर इधर उधर भटकना और संगमनीय मणि के द्वारा उर्वशी का पुनः अपने असली रूप में आना। संगमनीय मणि के द्वारा उर्वशी का पुनः अपने असली रूप में आना और अंत में दोनों का पुनर्मिलन। उर्वशी व पुरूरवा का पुनर्मिलन अंत में हो जाता है। आदि का जो मार्मिक चित्रण है वह विक्रमोर्वशीय नाटक के अंतर्गत किया गया है। इस प्रकार विक्रमोर्वशीय नाटक के जो नायक नायिका है पुरूरवा व उर्वशी रहे हैं। इन्हीं की प्रेम कथा को नाटक के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। पुरूरवा का देवलोक की अप्सरा उर्वशी से प्रेम होना। निषीद वन में चले जाने से उर्वशी का लता बन जाना। पुरूरवा का उसके वियोग में पागल होकर इधर उधर भटकना और फिर संगमनीय मणि के द्वारा उर्वशी का पुनः अपने असली रूप में आ जाना तथा अंत में पुरूरवा व उर्वशी का पुनर्मिलन होना विक्रमोर्वशीय नाटक का प्रमुख आधार रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट है मालविका अग्निमित्रम। दूसरा जो प्रमुख नाटक है कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम।
मालविका अग्निमित्रम में कालिदास द्वारा रचित एक प्रमुख नाटक माना गया है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें कि 5 अंक हैं। इसमें शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र तथा उसकी रानी इरावती, इस नाटक के अंतर्गत शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र तथा उसकी रानी इरावती की परिचायिका अर्थात मालविका के प्रेम कथा को इस नाटक के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र तथा उसकी रानी इरावती की परिचारिका अर्थात मालविका के मध्य प्रेम को इस नाटक के आधार पर स्पष्ट किया गया है। तो मालविका अपने लावण्य सौंदर्य से अग्निमित्र का जो हृदय जीत लेती है। मालविका जो कि अपने लावण्य में सौंदर्य से शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र का दिल जीत लेती है। रानी इरावती को जब इस बात का पता चलता है तो वह नाराज होती है और वह मालविका को कारागृह में बंद करवा देती है। इरावती रानी को जब अग्निमित्र व मालविका के प्रेम के बारे में जानकारी मिलती है तो इरावती जो कि मालविका को एक कारागृह में बंद करवा देती है। अंत में जब यह मालूम होता है कि मालविका भी एक राजकुमारी थी तब उसका अग्निमित्र से विवाह हो जाता है। तो नाटक कला की दृष्टि से जो मालविका अग्निमित्रम कालिदास की एक सुंदर रचना रही है। इस नाटक के संवाद बड़े ही आकर्षक और हृदय को छू लेने वाले हैं। तो इस प्रकार मालविका अग्निमित्रम कालिदास की जो कि एक प्रमुख रचना मानी गई है। इस नाटक के अंतर्गत शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र और रानी इरावती की परिचारिका जो मालविका के प्रेम कहानी को इसके अंतर्गत दर्शाया गया है। जब रानी इरावती को अग्निमित्र और मालविका के प्रेम के बारे में पता चलता है तो जो रानी है वह मालविका को कारागृह में बंद करवा देती है। लेकिन अंत में जब यह मालूम पड़ता है रानी इरावती को कि जो मालविका है वह भी एक राजकुमारी है तो फिर अंत में अग्निमित्र व मालविका का जो विवाह करवा दिया जाता है। इस प्रकार नाटक का जो अंत है सुखद रूप में होता है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास द्वारा रचित नाटकों में प्रमुख नाटक माना जाता है। तो कालिदास का यह जो नाटक है समस्त संस्कृत साहित्य का एक उत्कृष्ट नाटक है। इसकी कथा वस्तु का जो आधार है महाभारत और पद्म पुराण में मूलतः वे अंश हैं जिनमें ऋषि विश्वामित्र के तपोभंग, शकुंतला की उत्पत्ति होना, दुष्यंत से प्रेम और गांधर्व विवाह का जो वर्णन है इस नाटक के अंतर्गत किया गया है। कालिदास ने इस पौराणिक कथानक के आधार पर 7 अंकों में हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, उनके वियोग और उनके पुनर्मिलन का बहुत ही सुंदर ढंग से जो वर्णन है वह मालविका अग्निमित्रम में किया गया है। तो प्रथम अंक में राजा दुष्यंत व शकुंतला में एक दूसरे के प्रति अनुराग उत्पन्न होना तथा तीसरे अंक में दुष्यंत तथा शकुंतला का समागम, इसके अलावा फिर गांधर्व विवाह होना। चतुर्थ अंक में ऋषि कण्व के द्वारा शकुंतला को पति गृह के लिए विदा देना।
पंचम अंक में ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को न पहचान पाना तथा शकुंतला का अपनी माता मेनका के साथ मारीच ऋषि के आश्रम में रहना। छठे अंक में अंगूठी के मिलने पर दुष्यंत को शकुंतला की याद आ जाना और दुखी होना। सातवें अंक में स्वर्ग लौटते समय दुष्यंत का मारीच ऋषि के आश्रम में अपने पुत्र सर्वदमन अर्थात भरत तथा शकुंतला से मिलन होना। तो इस प्रकार आदि प्रसंगों को बहुत ही सुंदर ढंग से जो है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के माध्यम से कालिदास ने स्पष्ट किया है। नाटक के संवाद रोचक हैं और भाषा जो है पात्रों के अनुरूप रची गई है। इस नाटक में श्रृंगार व करुणा रस का सुंदर ढंग से विवेचन हुआ है। शकुंतला के हृदय में दुष्यंत के प्रति प्रेम उत्पन्न होना, दोनों का मिलन और गांधर्व विवाह होना, इसमें श्रृंगार रस का निष्पादन किया गया है और ऋषि कन्नव द्वारा शकुंतला को पतिग्रह के लिए विदा करना, इसके अंतर्गत जो है करुण रस को निरूपण किया गया है। पांचवें अंक में दुष्यंत के द्वारा अपमानित होकर रोती हुई शकुंतला को गमन का जो दृश्य है बड़ा ही करुणाजनक रहा। इस नाटक के संबंध में कहा जाता है कि जिसने इस नाटक को न पढ़ा हो उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो निसंदेह महाकवि कालिदास द्वारा साहित्यिक विरासत जो कि अमूल्य और महान रही। यही कारण है कि कालिदास की जो गणना है विश्व के महान कवियों में की जाती है। उनकी जो तुलना है अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर से की जाती है। कुछ विद्वानों ने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है, किंतु भारतीय संस्कृति के संदर्भ में कालिदास की समता का कोई अन्य कवि और नाटककार नहीं हुआ। तो इस प्रकार कालिदास द्वारा रचित रचनाओं में ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत 4 काव्य रहे तथा विक्रमोर्वशीय, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम 3 प्रमुख नाटक रहे थे। तो आइए हम देखते हैं कालिदास साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। इसके अंतर्गत भाषा और छंद योजना का प्रयोग, नीरस विषयों में भी सरसता, रूपक और उपमाओं का प्रयोग किया गया है, प्रकृति के साथ तादात्म्य, मानवीय भाषाओं का चित्रण और सौंदर्य वर्णन जो कालिदास ने अपनी रचनाओं में किया है। तो कालिदास साहित्य की अनेक विशेषताएं रही। पुराणों में जिस धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय का परिपाक हुआ उसने लालित्य की नई भावनाओं को जन्म दिया और इस भावनाओं की अमर प्रतिमा महाकवि कालिदास जी रहे। तो कालिदास साहित्य की प्रमुख विशेषताओं में नंबर 1 है भाषा और छंद योजना का प्रयोग। तो अविरल गति से बहती हुई किसी सरिता के समान कालिदास की जो भाषा में प्रवाह पाया गया है उसके समुच्चय साहित्य में कहीं पर भी अनावश्यक अथवा अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। उनकी भाषा शैली अत्यंत परिष्कृत है। किसी विषय के लंबे चौड़े वर्णन में भी न तो कहीं भाषा में शिथिलता आ पाई और न ही इसमें सरसता का अभाव हुआ और न ही शैली का प्रवाह कहीं टूट पाया था। भाषा का माधुर्य, उसकी कोमलता, सुंदर वाक्य विन्यास और भावानुकूल शब्द का जो चयन है वह कालिदास साहित्य की प्रमुख विशेषता माना जाता है। कालिदास जो है छंद रचना में भी सिद्धहस्त थे। अपने विभिन्न काव्यों और नाटकों में घटना, रस एवं भावों के अनुकूल ही उन्होंने छंदों का प्रयोग किया। अपनी छंद योजना का उन्हें इतना अधिक ध्यान रहता था कि जहाँ कहीं भी रस और भाव में परिवर्तन होता था
वहीं उसी के अनुरूप जो है छंद भी बदले गए। तो इस प्रकार भाषा और छंद योजना का जो प्रयोग है कालिदास ने अपने साहित्य में सुंदर ढंग से किया है। नेक्स्ट है नीरस विषयों में भी सरसता। तो कालिदास ने अपने अमूल्य कल्पना शक्ति और काव्य प्रतिभा के बल से नीरस और शुष्क विषयों में भी कलात्मक सौंदर्य एवं सरसता उत्पन्न कर दी है। वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि विषयों को जिन्हें अन्य कवि और साहित्यकार नीरस समझते रहे थे, वहीं कालिदास की लेखनी से उतरकर अत्यंत सरस और आकर्षक बन पड़े हैं। इस प्रकार नीरस विषयों में भी कालिदास ने सरसता उत्पन्न की है। नेक्स्ट है रूपक एवं उपमाओं का प्रयोग। कालिदास का संपूर्ण साहित्य एक ऐसी असाधारण और नवीन उपमाओं और रूपकों से भरा पड़ा है जो कि काव्य रसिकों और साहित्य प्रेमियों को आनंद विभोर कर देता है। इनकी उपमाएं ऐसी अनुकूल, सजीव एवं चित्रकारी हैं जो कि उनके बिना छंद जो हैं पूर्णतः सौंदर्य विहीन एवं नीरस हो जाते हैं। उपमाओं के प्रयोग में कालिदास ने प्रकृति के प्रत्येक अंग को छुआ। गंगा की कलकल करती हुई लहरें, चंद्रमा की शीतल चांदनी, तारों की जगमगाहट, सूर्य का ताप, हिरण के चंचल नेत्र, खिलते हुए कमल का सौंदर्य, कोयल की महकती कूक, कोयल की मद भरी कूक, पपीहे की पुकार, मयूर का नृत्य करना, कलकल करती पानी में हंसों की किलोली आदि इस प्रकार की अनेक उपमाओं से कालिदास ने अपनी रचनाओं में जान डाल दी है। इसी प्रकार प्रकृति के साथ तादात्म्य कालिदास साहित्य की प्रमुख विशेषता रही। तो कालिदास की संपूर्ण साहित्य प्राकृतिक दृश्यों के सजीव चित्रण से भरा पड़ा है। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में चंचल हिरणों की क्रीड़ाएं, आलियों की रंग भरी गुंजर, माधवी और केतकी की मादक सुगंध, शीतल छाया प्रदान करने वाली कदम और नीम के वृक्ष सभी पाठकों के समक्ष आते रहते हैं। तो इस प्रकार कालिदास साहित्य में जो है प्रकृति घटनाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। तो मेघदूत में भी कवि ने मानव और प्रकृति के बीच घनिष्ठता प्रदर्शित की। प्रकृति के साथ साथ मानव की ऐसी तादात्म्यता जो केवल कालिदास के ग्रंथों में ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार कालिदास ने अपने साहित्यों के अंतर्गत जो प्रकृति के साथ तालमेल रखा और प्रकृति घटनाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से विवेचन जो कि अपने साहित्य के अंतर्गत कालिदास के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार मानवीय भावनाओं का चित्रण भी कालिदास के द्वारा अपने साहित्य में किया गया। तो कालिदास की रचनाओं में मानव हृदय की कोमल भावनाओं और विचारों का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन हुआ है। महाकवि कालिदास ने मानव जीवन के ऐसे गूढ़तम रहस्यों को चित्रित किया जिस पर सर्वसाधारण की दृष्टि नहीं पहुंच पाती है। कालिदास जी ने मानव हृदय की भावनाओं को इतने सुंदर ढंग से व्यक्त किया है कि सहृदय पाठक उनकी रचना के किसी भी अंश को पढ़कर मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। तो इस प्रकार कालिदास ने मानवीय भाषाओं का जो चित्रण है बहुत ही सुंदर ढंग से किया। इसी प्रकार सौंदर्य वर्णन जो कि कालिदास साहित्य की प्रमुख विशेषता रही थी। तो कालिदास प्रकृति और मानव मिलन के अनुपम सौंदर्य की उत्पत्ति मानते थे। कालिदास प्रकृति और मानव के मिलन से अनुपम सौंदर्य की उत्पत्ति मानते थे।
उन्होंने अपने ग्रंथों में प्रकृति और नारी के यौवन में लावण्य और सौंदर्य का हृदय स्पर्शी वर्णन अपने साहित्य में किया। कुमार संभव में उन्होंने हिमालय पर्वत की शोभा का वर्णन, रघुवंश में वशिष्ठ ऋषि का तपोवन और त्रिवेणी के सौंदर्य का वर्णन, ऋतु संहार में सारी ऋतुओं का सौंदर्य का वर्णन अपने साहित्य के अंतर्गत कालिदास जी ने किया। इसी प्रकार मेघदूत में प्राकृतिक दृश्यों का जो वर्णन है बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया। जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का प्रथम जो अंक है प्राकृतिक दृश्यों से भरा पड़ा है। तो इस प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ कालिदास ने नारी सौंदर्य का वर्णन भी मनमोहक है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने नारी सौंदर्य में कालिदास की विशेष रुचि रही थी। कुमार संभव में महाकवि ने पार्वती के सौंदर्य का जो नख तक वर्णन किया है। कुमार संभव में महाकवि कालिदास जी ने पार्वती के सौंदर्य का नख और शिख तक का वर्णन किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के यौवन और सौंदर्य का जो वर्णन है बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। इस प्रकार कालिदास ने अपनी रचनाओं में सौंदर्य वर्णन को प्राथमिकता दी है और अपने साहित्य को उसने 4 चांद लगा दिए हैं। तो इस प्रकार महाकवि कालिदास की भारतीय समाज और साहित्य को जो देन है यही समाप्त होती है। तो कह सकते हैं कि कालिदास जी संस्कृत साहित्य के महान कवि और नाटककार हुए। उन्होंने अपने समय के अनेक कवियों के यश को भी फीका कर दिया था। कालिदास के उनके परवर्ती कवियों में कालिदास के समय के परवर्ती कवियों में भारवी, भट्टी, माघ नाटककारों में भारवी, भट्टी और माघ नाटककारों में भवभूति, मुरारी आदि सभी पर कालिदास साहित्य की स्पष्ट छाप दिखाई देती है तथा समुच्चय सौंदर्य साहित्य जो महाकवि के सौंदर्य दर्शन पर ही टिका हुआ है। तो इस प्रकार जो कालिदास जी हैं संस्कृत साहित्य के एक महान कवि और नाटककार थे जिनकी समता का जो और कवि कोई नहीं हो पाया। तो इस प्रकार आज का टॉपिक यही समाप्त होता है।